फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, यानी औद्योगिक क्रांति के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था? वर्ल्ड हिस्ट्री में मिड 18 टू मिड 19 सेंचुरी के बीच का एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है जो कि शुरू तो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन से और उसके बाद धीरे धीरे करके 19वीं शताब्दी के अंत तक ये पूरी दुनिया में ये रिवॉल्यूशन फैल चुका था। तो बेसिकली नाम से ही आपको लग रहा है कि इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड रिवॉल्यूशन है जिसका मेन मकसद रहा होगा इंडस्ट्री में रिफॉर्म लाना, ओबियसली मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर बनाना, प्रोडक्शन को बढ़ाना, मास प्रोडक्शन करना, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया बनाना, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना, ये इसके मेन पर्पस रहे होंगे ओबियसली। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं रहे। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट थे जो कि राजनीतिक, सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे आपको देखने को आगे चल के मिलेंगे। और वो जो रिजल्ट थे, जो इम्पैक्ट थे, वो पॉजिटिव भी थे और कुछ नेगेटिव भी थे। उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसमें इनोवेशंस हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बाद क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़े, इसी चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सक्सेस प्लस एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए भी। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज में और मैन्युफैक्चरिंग में एक परिवर्तन था, एक रेडिकल चेंजेस थे जो कि प्रोसेस के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। प्रोसेस में चेंज था। पहले क्या होता था, दुनिया भर की जो इकोनॉमी थी वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुआ करती थी। आज तो जैसे कुछ कुछ देश हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, कुछ उद्योगों पे डिपेंड हैं, कोई किस पे डिपेंड है, लेकिन पहले एग्रीकल्चर ही मेन साधन था, इकोनॉमी उसी पे चलती थी। और उसके अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी के जरिए चलती थी। मतलब कैसे? लोग अपने घर पे सामान बनाते थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाते थे, टेक्सटाइल का काम होता है तो घर पे लोग बनाते थे। किसी भी तरीके का सामान था वो घर पे ही मैन्युफैक्चर हुआ करता था। व्यक्ति खुद ही जाता था, रॉ मटेरियल लेके आता था, उसके घर पे मैन्युफैक्चरिंग करता था, खुद ही उसको सेल करता था। तो इसका मतलब सारी जो इकोनॉमी थी वो छोटे छोटे हिस्सों में पॉकेट इकोनॉमी काम कर रही थी। एक तरीके से आप ये देख लीजिए कि हैंडीक्राफ्ट जो थे वो घरों में बन रहे थे। अब क्या हुआ, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यही जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से बदल गया कि ये जो घरों में सामान बनता था ये फैक्ट्रियों में शिफ्ट हो गया, कि लोग फैक्ट्रियों में जाके काम करने लग गए, बड़े स्तर पे काम होने लग गया, मास प्रोडक्शन होने लग गया। जो बनाने का प्रोसेस है वो भी मशीनों के थ्रू होने लग गया। जो पहले हाथों से होता था वो अब कैसे होने लग गया? मशीनों से होने लग गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मिल्स बनाई गई। ठीक है, तो यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। और इससे पहले जो इस तरीके के बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं, किसी भी दुनिया की इकोनॉमी में इतने बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं जिस तरीके के यहाँ पे आपको 18 सेंचुरी में दिखे। ये जो टाइम है ब्रिटेन में शुरू हुआ मिड 17 सेंचुरी से, 18 सेंचुरी से, लगभग 1760 से लेकर 1860 के बीच का जो समय है ये ब्रिटेन में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय माना जाता है। देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कितने हुए आगे चल के हम बात करेंगे इस बारे में। और ऐसा नहीं है कि 1760 एक फिक्स कोई लाइन है कि इससे पहले कोई रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, इससे पहले कोई इनोवेशन नहीं हुआ और कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, अचानक से 1760 में ऐसा हो गया और 1860 में ये खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 1760 से पहले भी आपको धीरे धीरे इसके ट्रेसेस दिखेंगे और ये पीक टाइम है। ये मान लीजिए 1760 से 1860 के बीच का जो समय है ये तो वो पीक टाइम है जिसके बीच में रिवॉल्यूशन अपनी सबसे अच्छी स्पीड पे था। इसमें सबसे ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिले। तो पहले भी कुछ चीज़ों में चेंजेस आ रहे थे, उसके बाद भी आ रहे थे, और 19 सेंचुरी आते आते तो बहुत सारे देशों में इसके आपको ट्रेसेस दिख जाएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये मैंने अभी आपको बताया कि 1760 से पहले भी था, 1860 के बाद भी था, और एंडलेस फिनोमिना है बेसिकली, हमेशा से चलता आ रहा है, हमेशा चलता रहेगा। आपको नए नए इनोवेशंस दिखेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज़ पुरानी इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस करती हुई दिखेंगी। पुराने जो प्रोसेस हैं उससे नए प्रोसेस जो आएंगे वो इनको रिप्लेस कर देंगे। वो चीज़ें होती रहेंगी क्योंकि साइंस हमेशा डेवलप होता रहेगा। लेकिन क्या ऐसा है कि इस 18 सेंचुरी से पहले के कोई रिवॉल्यूशन हुआ ही नहीं इंडस्ट्रीज़ में? देखिए इतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ।
पहले हुए हैं, छोटे छोटे इनोवेशंस हुए हैं, कुछ मशीनरी बनी है एग्रीकल्चर में या टेक्सटाइल में या फिर आयरन इंडस्ट्री में, छोटे मोटे इनोवेशंस होते रहे हैं। धीरे धीरे करके दुनिया भर के देशों में अलग अलग छोटे छोटे इनोवेटर्स और साइंटिस्ट जो हैं वो अपने अपने स्तर पे काम कर ही रहे थे चीज़ों को सुधारने में, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशंस के माध्यमों को सुधार रहे हों, चाहे कम्युनिकेशन के माध्यमों को सुधार रहे हों। लेकिन उनके ट्रेसेस और उनके जो रूट्स हैं उनको ढूंढना इतना आसान नहीं है। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये अपने आप में इतना कॉम्पैक्ट था और इतना वास्ट था जिसकी वजह से इसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया, ठीक है। और पहले के रिवॉल्यूशंस को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दिखता है कि पहले एंशियंट पोट्री बनती थी, व्हील्स बनते थे और वुड कार्ड्स बनते थे, ठीक है। लोग उनका भी ट्रेड करते ही थे, है ना, वो कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा था। आज ये हम कहाँ पहुँच गए, देखिए आप, उस आयरन एज से, स्टोन एज से हम अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पहुंच चुके हैं। कोई टाइम था जब पहिए का आविष्कार भी हुआ था उस मेजोलिथिक एज में, और आज पहले उस पहिए से फिर बैलगाड़ी बनाई गई, ये सब चीज़ें हुई, और आज हम कहाँ पहुंच गए हैं। ये टेस्ला की इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक गाड़ी है, ये जो क्या बोलते हैं ऑटो ड्राइविंग कार है। तो ऐसे टाइम पे पहुंच गए हम जो रोबोटिक कार आपको चलती हुई दिख रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जैसे कि एंशियंट पोट्री है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ऐसी ही पोट्री को हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें बहुत बड़े रेडिकल स्तर पे आपको बदलती हुई दिखेंगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता रहा था। जैसे एग्रीकल्चर में हज़ारों सालों तक कोई ज़्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं आया था, इस रिवॉल्यूशन के जस्ट पहले एक रिवॉल्यूशन आया था एग्रीकल्चर में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके साथ ही, ठीक है। तो कितने सारे रिवॉल्यूशन हो गए, देखिए ये 1760 से लेके 1860 का जो रिवॉल्यूशन है जो ब्रिटेन में शुरू हुआ, इसको पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन माना जाता है। पूरी दुनिया इसको पहला ऑफिशियल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरह रिकॉग्नाइज करती है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपको दिखेगा कि एक तो मिडिल क्लास का राइज हुआ। पहले दो ही क्लास होती थी, एक तो गरीब तबका था, एक पैसे वाला जो शाही परिवारों में होते थे, जो मोनार्की से रिलेटेड लोग थे, फ्यूडलिज्म था, वो लोग थे। प्रोफेशनल जॉब्स दिखेंगी क्योंकि फैक्ट्रियों में और जो मिल्स हैं उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की नई जॉब्स हैं, टेक्नीशियंस दिखेंगे आपको, और उसके अलावा वहाँ पे और मैनेजमेंट के लोग दिखेंगे। तो एक नई प्रोफेशनल जॉब्स का क्रिएशन हुआ यहाँ पे बड़े लेवल पे। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैं, मशीनरी जो है वो बनाई गई, और सभी सेक्टर्स में आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, टेक्सटाइल हो, आयरन हो, उसके अलावा कम्युनिकेशन हो, सब चीज़ों में आपको यहाँ पे परिवर्तन दिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, इसको तो हमें डिटेल में पढ़ना ही है। लेकिन उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसका समय माना जाता है 1870 से 1915 के बीच का समय। लगभग 1914 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ था ना, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले का जो समय है वहाँ पे सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो पहले की जो चीज़ें थी उनमें चेंजेस आए, जो टूल्स बनाए गए थे, जो मशीनें बनाई गई थी, उनको और एफिशिएंट बनाया गया ताकि उनसे फास्ट प्रोडक्शन हो सके, बड़े लेवल पे मास प्रोडक्शन हो सके और कॉस्ट कटिंग भी की जा सके, यानी एफिशिएंट हो सके, एनर्जी कम लगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस के जो माध्यम हैं उनको और बेहतर बनाया गया। कम्युनिकेशन जो है, पहले वायर कम्युनिकेशन हुआ करता था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय, अब वो वायरलेस हो गया। इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे इसका इन्वेंशन दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो पहले सिविलियंस के यूज़ के लिए बनते थे, लेकिन अब मिलिट्री यूज़ के लिए भी बड़े हथियार बनने लग गए, बड़े वॉरशिप्स बनने लग गए। यहाँ पे आपको दिखेंगे कि बड़ी बड़ी चीज़ें, क्या बोलते हैं, यहाँ तक तो एयरक्राफ्ट भी बन चुका था, ठीक है। तो आगे चल के आपको एयरफोर्स भी दिखेगी, यहाँ तक तो नहीं, आगे चल के धीरे धीरे, और सबमरीन्स वगैरह बनने लग गई थी। तो मिलिट्री यूज़ के लिए भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनने लग गए। और उसके बाद क्या है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री यूज़ के लिए अगर बड़े स्केल पे प्रोडक्ट बन रहे थे, हथियार बन रहे थे, तो उसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी एक बड़ा रीज़न बना, ठीक है। तो ये सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। उसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1950 से 2000 के बीच का जो समय है, इसमें कंप्यूटर का इन्वेंशन एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, और ऑटोमेशन की तरफ फंक्शनल रोबोटिक्स का काम चलने लग गया। एक नया दौर शुरू हुआ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे थे, बढ़ते हुए कदम थे, ये डिजिटल एज की तरफ बढ़ते हुए कदम थे, और अब फाइनली डिजिटल एज में हम पहुंच चुके हैं, जिसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं या फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। जो जिस समय में हम हैं इसको बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। 2000 से बाद में लगभग ये 40-50 साल तक का जो समय है इसको माना जाएगा इंडस्ट्री 4.0।
तो अभी हम 2021 में हैं, तो इसी समय में हम जी रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ परिवर्तन दिखेगा। एक पुरानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से धराशायी होकर नई इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे राइज आपको दिखेगा, क्योंकि पुराने जो प्रोसेस हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुके हैं। यहाँ पे मशीन टू मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लग गया है। या आपको पहले के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में शुरुआत में जो थे उनमें हर एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए ही था, अब तो ऐसा भी नहीं है। अब तो आप देखेंगे कि किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए दूसरी मशीन, दूसरा रोबोट उसको ऑपरेट कर रहा है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, मशीन खुद को सेल्फ जो इशू हैं उनको खुद रिजोल्व कर रही हैं, खुद के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं किसी भी मशीन है उसका ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे को ठीक नहीं करना पड़ेगा, खुद डायग्नोस करके खुद ही उसको ठीक कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, और जो हम एज ऑफ इंटरनेट में चल रहे हैं जिसमें कम्युनिकेशन जो इतना अच्छा हो चुका है पूरी दुनिया के साथ, है ना। तो ये जो समय है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय है, और इसमें अभी चल ही रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको परिवर्तन दिखेंगे जब ख़त्म होगा तब तक। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसकी। ठीक है, तो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था, इसका समय तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था और 19वीं सदी तक फैल गया था। तो जब भी आपसे पूछे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कौन सा की बात करनी है, तो चार हुए। आप पूछ सकते हैं सामने वाले से कि कौन सा, लेकिन अगर पूछे कि द एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात है, उसमें आपको मेंशन नहीं किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें बात करनी है पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, जो कि ये 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं क्या था ये। बेसिकली लोग अपने घरों में, क्राफ्टमैन अपने घरों पे अपना सामान बनाया करते थे। छोटी एक तरीके से लोगों के हर घर में एक इंडस्ट्री चला करती थी, जो भी लोग बनाते थे क्राफ्टमैन के घर में। अब वो शिफ्ट हो चुकी थी बड़े स्केल पे, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्री में, मिल्स में, जहाँ पे एक ही फील्ड के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर वर्कर्स की तरह काम करते थे और उनको उसके लिए पे किया जाता था। और वो सामान जो है वो मशीनों से, मशीन ऑपरेटर्स उस पर मशीनों पे बैठ के काम करते थे, कुछ हाथों से भी काम होते थे, लेकिन बेसिकली क्या होता था, एक बड़े स्केल पे काम होने लग गया था। यही क्या था, यही है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री से फैक्ट्री सिस्टम पे। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री क्या थी, कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली वही है, लोगों के घरों में स्मॉल स्केल पे जो प्रोडक्शन होता था उसी को कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप मानिए, कोई मान लीजिए एक लोहार है, लोहे का काम करने वाला व्यक्ति है, एक गांव में एक लोहार है। तो वो जब स्केल पे काम करता है, मतलब छोटे स्केल पे काम क्यों करता है, एक तो उसका खुद की एक लिमिट है कि वो इतना ही सामान बना सकता है, इतनी चीज़ें बना सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वर्कर्स नहीं हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल बहुत सारे वर्कर्स हो भी गए, 20 लोहार मिलके बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन तो वो बेचेंगे कहाँ उस सामान को। ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा था नहीं, इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, तो अब उनकी लिमिट है ना वो, कि एक गांव, दो गांव, तीन गांव तक तो वो सेल कर देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो जा नहीं पाएंगे, अपने सामान को बेच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मास प्रोडक्शन करना उनके लिए बेनिफिशियल था भी नहीं, क्योंकि उतनी दूर तक वो सप्लाई पहुंचा नहीं सकते थे। और दूसरी बात ये है कि वो मास प्रोडक्शन कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि वो हाथों से अपना काम करते थे और उनके पास बहुत ज़्यादा लोग होते भी नहीं थे। तो इसीलिए ये जो स्केल, जिस लेवल पे, जिस स्केल पे ये काम होता था, ये ट्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था नहीं। ठीक है, तो इस कॉटेज इंडस्ट्री को रिप्लेस करने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। लेकिन इस कॉटेज इंडस्ट्री को रिप्लेस क्यों करना था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो सामान की, गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी। तो उस ग्रोइंग डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको एक हायर सप्लाई चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए। तो मास प्रोडक्शन कब हो सकता है, जब ये सामान एक बड़े स्तर पे बने, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो और लोगों तक आप उस सामान को पहुंचा सकें। बड़े स्केल पे आपको अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको मशीनें भी चाहिए, क्योंकि आदमी, ह्यूमन बीइंग की एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर नहीं पाएगा। इसीलिए ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और उसके बाद आपको दिखेगा कि ये जो कोटेज सिस्टम था, जिसमें घर पे लोग अपने घर पे, जैसे चरखा चला रही हैं लेडी, और यहाँ पे ये टेक्सटाइल्स हैं, अपने बुनाई और जो कपड़ा बना रही हैं, ये आगे चल के फैक्ट्री सिस्टम में बना, जिसमें हज़ारों की संख्या में मजदूर मशीनों पे काम करके बहुत सारा बड़े स्केल पे यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे। तो यही चेंज जो है, यही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इस
जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसका काम था। तो इसमें आपको हर एक फील्ड में आपको काम दिखेंगे, चाहे वो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, हर फील्ड में आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन है और क्वांटिटी है उसको बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब बात आती है कि हमने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन में ही ये शुरू हुआ, इंग्लैंड में ही शुरू हुआ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सवाल आता है कि ग्रेट ब्रिटेन ही इसका बर्थ प्लेस क्यों है, किसी दूसरे देश में शुरू क्यों नहीं हुआ? आज मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम पे चाइना है और जर्मनी है, जापान है, लेकिन उस समय ग्रेट ब्रिटेन था। क्यों? पहला नंबर उसका क्यों आया, वहीं से शुरू क्यों हुआ ये रिवॉल्यूशन? ये सवाल बनता है ना। अब बात करते हैं इसके कारणों की। तो सबसे पहले बात आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। पूरे यूरोप में या एशिया में या किसी भी कॉन्टिनेंट में देखिए, जिस तरीके की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्रेट ब्रिटेन में थी वैसी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। कारण देखिए, एक तो यहाँ पे वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मोनार्की रिपब्लिक बोल सकते हैं। राजा भी हुआ करता था और यहाँ पे पार्लियामेंट भी हुआ करती थी। तो लोग अपने अधिकारों के लिए ज़्यादा लड़ नहीं रहे थे, वो सेटिस्फाई थे इन कंपेरेटिव टू अदर, क्योंकि दूसरे देशों में तो अब्सोल्यूट मोनार्की थी। जैसे कि आप देखें कि इनका ब्रिटेन का ही कॉम्पिटिटर था फ्रांस, एक बहुत बड़ी इंपीरियल पावर थी, उनके यहाँ तो अब्सोल्यूट मोनार्की थी। तो वहाँ के लोग तो लड़ रहे थे अपने राजा से इस चीज़ के लिए कि उनको अधिकार चाहिए, उनके यहाँ पे भूखमरी है और राजा उनकी मदद करे। राजा उनकी मदद कर नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था, उनका रिप्रेजेंटेशन था नहीं राजा के पास। तो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बहुत सारे देशों में अब्सोल्यूट मोनार्की थी और बहुत सारे देश तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और इनकी कॉलोनी ही थे, है ना। तो वहाँ पे तो वैसे ही आज़ादी नहीं थी, तो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी मिल रही थी ग्रेट ब्रिटेन को मिल रही थी, उतनी दूसरे यूरोपियन पावर्स को नहीं थी। उसके बाद बात आती है ग्रेट इंपीरियल पावर की। आप जानते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की जो अंपायर है वो दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर रहा था, है ना। तो इनके पास एक बार हम मैप से ही देख लेते हैं कि ये तो ग्रेट ब्रिटेन है इटसेल्फ, ये यूरोप में पड़ गया। ठीक है, अब इनकी कॉलोनीज जो थी, ये मैप है 18वीं शताब्दी का। ठीक है, 18वीं शताब्दी आते आते आप जानते हैं कि भारत भी इनकी कॉलोनी बन चुका था। पूरे भारत पे कंट्रोल नहीं था। शुरुआत में 1757 में प्लासी के बैटल के बाद, बक्सर के बाद धीरे धीरे करके इन्होंने भारत पे कंट्रोल किया था। इसी तरीके से इनकी कॉलोनीज जो थी अमेरिका में थी, कनाडा में थी, उसी तरीके से आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी दिखेंगी, आपको यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी दिखेंगी और लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इनका कंट्रोल हुआ करता था। तो लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में इनकी कॉलोनी थी। अब अंटार्कटिका में तो लोग रहते नहीं हैं, तो बाकी बचे 6 कॉन्टिनेंट में इनकी ज़मीन थी बेसिकली। ठीक है, और जितने भी ओशंस हैं उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स भी थे। तो इनसे क्या फ़ायदा मिला इनको? इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा मिला। देखो, कॉलोनीज से एक तो इनके पास सभी कॉन्टिनेंट्स में जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स, उनका एक्सेस मिल गया कि ये किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल यहाँ से ले जा सकते थे। जैसे इंडिया से इनको क्या चाहिए था? इंडिया से इनको लेके जाना था कॉटन, सिल्क, मसाले, इंडिगो, ये सब चीज़ें, चाय, यहाँ से इनको ये लेके जाना था। ठीक है, तो एक तरफ से तो आप रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत चीप प्राइस पे, क्योंकि इनकी कॉलोनी थी, इनका कंट्रोल था, इनके पास ताकत थी, तो यहाँ से कम पैसे में लेके जाते थे। दूसरी बात, यही कॉलोनी इनको क्या प्रोवाइड करती थी? मार्केट भी प्रोवाइड करती थी। यहाँ से लेके जाते थे कॉटन, उस कॉटन को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे, कपड़ा बनाते थे, उस कपड़े को वापस लाके इंडिया में ही बेचते थे। ठीक है, अच्छी रेट पे। तो दोनों चीज़ें हैं कि यहाँ से कच्चा तेल मिल रहा है, नहीं कच्चा माल मिल रहा है आपको सामान बनाने के लिए, और यहाँ से मार्केट एक्सेस भी मिल रहा है, यहाँ पे अपने सामान को बेच भी सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने दूसरी कॉलोनीज़ में भी किया कि वहाँ पे व्यापार भी करते थे, वहाँ से रॉ मटेरियल भी लेके जाते थे। तो दोहरा तिहरा लाभ मिल रहा था इनको, हर तरीके से लाभ मिल रहा था। उन्हीं कॉलोनीज से इनको टैक्स भी मिल रहा था अपने अंपायर को चलाने के लिए, अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। तो सारी चीज़ें इनको मिल रही थी कि रॉ मटेरियल चीप प्राइस पे मिल रहे हैं, बिग मार्केट मिल रहे हैं ट्रेड के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। यहाँ पे किसी भी सामान को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो रहा था। उसके बाद है एडिक्वेट कैपिटल रिसोर्स,
किसी भी बिजनेस को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है तो शुरुआत में आपको कुछ पूंजी चाहिए, उसी को बोलते हैं कैपिटल। तो वो कैपिटल रिसोर्स आपको मिल रहा था ग्रेट ब्रिटेन में, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन अपने आप में एक समृद्ध देश था, उनके पास पैसा था इनफ। तो वो अपने, उनके जो लोग थे, उन जो लोग बिजनेस करना चाहते थे, वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर पा रहे थे। उसके बाद इनके पास अच्छा बैंकिंग सिस्टम भी था। देखो बैंकिंग सिस्टम ऐसा नहीं कि ब्रिटेन से ही शुरू हुआ, बैंकिंग सिस्टम तो पहले से चल रहा था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का जो बैंकिंग सिस्टम था वो बढ़िया था। इनके पास पैसा था तो इनके पास क्या हो रहा था कि इन ये जो कैपिटल है, और लोन ले सकते थे लोग कैपिटल रिसोर्स के लिए। अगर आपको कुछ नया धंधा इस्टेब्लिश करना है तो आपको लोन चाहिए तो वो बैंकिंग सिस्टम से ले सकते थे, इन बैंकों से ले सकते थे। तीसरी चीज़ थी, एक और चीज़ थी, वो है सेमी स्किल्ड लेबर्स का, वर्कर्स का की अवेलेबिलिटी। अब देखिए, जिस देश, जो समृद्ध देश है उनके यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी ठीक होगा, क्योंकि लोग एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो वो सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड दोनों ही होंगे। हायर एजुकेशन में भी जाएंगे, ट्रेनिंग भी अच्छी लेंगे, और कुछ काम करना चाहते हैं, किसी और जॉब की तरफ देखना चाहते हैं तो उनके पास स्किल भी रहेंगे। तो ब्रिटेन के पास सेमी स्किल्ड वर्कर्स की एक तरीके से ठीक ठाक वो थी, संख्या थी बाकी देशों के कंपैरिजन में। और यहाँ की आप जानते हैं कि जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात, तो और आपको समझ में आ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हायर एजुकेशन जब होती है तो इससे इन्वेंटर्स जो हैं और साइंटिस्ट हैं उनका भी राइज होता है, क्योंकि उनके पास वो इस फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, अच्छे काम की तरफ करना चाहते हैं, नई नई चीज़ों का इन्वेंशन और इनोवेशन करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है लो पॉपुलेशन। उस समय इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। तो एक बात आपको पता है कि किसी भी तरीके के प्रोडक्शन में अगर आप मान लो लेबर लगाना चाहते हो, 20-30 लोग चाहिए आपको एक काम करने के लिए, है ना। तो जितने कम लोग अवेलेबल होंगे, मान लो 10 ही लोग हैं और आपको चाहिए 20 लोग, तो ये 20 लोग चाहिए, तो आपको एक बात पता है कि इनकी भाव बढ़ जाएंगे। तो भाव बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ेगी। तो जो भी ट्रेडर्स हैं उनको फ़ायदा होगा नहीं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो लोग क्या चाहेंगे कि मशीनें आ जाएं तो हमारा काम आसान हो जाए, हमें ज़्यादा लेबर पे नहीं करना पड़े। इसीलिए जो बड़े व्यापारी थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, वो इन इन्वेंटर्स को और साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करते थे कि आप हमारे लिए इन्वेंशन कीजिए, हम आपको उसके लिए पे करेंगे। तो मशीनों का राइज भी इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, एक ये भी कारण बना। ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटेन के लिए एक परफेक्ट कंडीशन थी, नेचुरल रिसोर्सेज का उनके पास एक्सेस था थ्रू कॉलोनियलिज्म, कैपिटल रिसोर्स उनके पास इनफ थे, ह्यूमन रिसोर्स अगर हम बात करें सेमी स्किल्ड वर्कर्स और साइंटिस्ट इन्वेंटर्स की, तो वो भी इनके पास थे। तो तीनों चीज़ें, तीनों रिसोर्स जब मिल जाते हैं तो आपके पास इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा होना ही था। तो तीनों ही चीज़ें इनके पास अवेलेबल थी। उसके बाद बात आती है, कुछ और भी कारण हैं। एक बड़ा कारण है वो इनकी किस्मत थी। अच्छी बात इनके लिए, इनकी तो किस्मत ही थी बिग, इनके पास कोल और आयरन के बड़े रिजर्व्स थे। तो वो तो नेचुरल रिसोर्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली इनके पास थे, तो इनमें इनका कोई खुद का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं उसमें। तो किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप के लिए आपको आयरन तो चाहिए ही चाहिए। ये तो बात आप जानते हैं कि लोहे के बिना तो किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप, टूल्स आप बना ही नहीं सकते, इस चीज़ की तो कल्पना ही कर नहीं सकते। और कोल उस समय मेन साधन था किसी भी, मतलब एनर्जी का। आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है, कोयले के थ्रू ही आप ईंधन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो अब तो देखो बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज आ गए, लेकिन उस समय नहीं थे। तो कोल इंपॉर्टेंट फीचर था, और कोल और आयरन के सबसे बड़े रिजर्व्स थे उस समय ब्रिटेन के पास। और देशों में तो रिजर्व्स का पता ही नहीं था कि कहाँ पे रिजर्व्स हैं, और लोगों को पता भी नहीं था कि कैसे इनकी किस तरीके से माइनिंग करनी है। माइनिंग चल रही थी लेकिन इनके पास ज़्यादा थे। ठीक है। फिर बात आती है जियोग्राफिकल लोकेशन की। तो जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे पर ऊपर वापस चलते हैं। ये है ब्रिटेन, कहाँ पे पड़ेगा? ये एक आयरलैंड है जिसके चारों तरफ आपको पानी दिखेगा। यहाँ पे अटलांटिक ओशन का आपको एक तरह से एक्सेस मिल जाता है। तो ब्रिटेन के पास इसका भी डबल फ़ायदा था लोकेशन का। एक तो इनको एक्सेस मिल रहा था व्यापार के लिए कि ये दुनिया से कनेक्ट कर पा रहे थे अटलांटिक ओशन के थ्रू, और दूसरी चीज़ ये थी कि कोई भी फॉरेन पावर इनके ऊपर अटैक करे इनकी संभावना बहुत कम थी, क्योंकि इनकी नेवी तो स्ट्रॉन्ग थी ही, तो इनके ऊपर कोई अटैक कर नहीं सकता था, क्योंकि ये एक आयरलैंड पड़ जाते थे, चारों तरफ इनके पानी था। तो इसका इनको फ़ायदा मिल रहा था कि कोई इन पे ना तो अटैक कर सकता है, और दूसरी तरफ इनको एक तरह से एक्सेस भी मिल रहा है। ठीक है।
फिर इनकी जो कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन, वो भी काफ़ी सही थी, मॉडरेट थी, तो इनको सपोर्ट कर रही थी यहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ के सेटअप के लिए, और साल भर आप व्यापार कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। फिर है मिलिट्री सुप्रीमेसी। अब इंग्लैंड की मिलिट्री सुप्रीमेसी आप जानते हैं कि उस समय इतनी बड़ी इंपीरियल पावर थी और पावर हाउस था यहाँ पे ये इंग्लैंड। तो इनके शिप्स को और इनके जो भी ट्रेडिंग के जो जहाज़ हैं उनको, और जो भी चीज़ें थी, इनके ट्रेडर्स थे, उनको अपने आप प्रोटेक्शन मिल जाता था, क्योंकि उनको कोई चैलेंज नहीं करने वाला था, कि उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाता था। तो इसीलिए ये भी इनको एक सेफ एडवांटेज मिल रहा था यहाँ के रिवॉल्यूशन के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कुछ समय पहले ही ब्रिटेन में एक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ था। इस एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से पहले आपको, अगर आप पूरी दुनिया में ही देखोगे, तो ज़्यादातर आपको दिखेंगे कि हज़ारों सालों तक वही घिसी पिटी चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी खेती में, वैसे ही टूल्स इस्तेमाल हो रहे थे पुराने, और वही मेथड्स इस्तेमाल हो रहे थे, जिससे प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा था। और बाद में धीरे धीरे क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो फूड ग्रेन्स की कमी हो रही थी। फूड ग्रेन्स चाहिए हुआ करते थे, जब कोई फेमाइन हो जाता था तो यहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे भूखमरी से। तो उस समय 18वीं शताब्दी में ही एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एक एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे अनाज की समस्या का समाधान निकला। इसमें क्या हुआ, बेसिकली कुछ प्रोसेस आए, कुछ साइंटिफिक अप्रोच आई, जिसमें एक तो लॉर्ड टाउनशेंड की क्रॉप रोटेशन की टेक्निक थी। लॉर्ड टाउनशेंड ब्रिटेन के आगे चल के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अमेरिकी रिवॉल्यूशन के समय ये वहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे। आप ध्यान होगा, आपने अगर पढ़ा नहीं हो तो आप पढ़ सकते हैं, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। तो क्रॉप रोटेशन की जो तरीका है कि आप एक ही ज़मीन पे बार बार एक ही क्रॉप मत बोइए। उससे क्या है कि उसकी फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाती है, और उस पर्टिकुलर खेती के लिए आप उसमें जो मिनरल्स हैं वो तो खींच लेती है वो, तो आप वो बार बार मत बोइए, उसके बार बार रोटेशन कीजिए। एक बार एक फसल बोई, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार कुछ और, उसके बाद पहले वाली। तो इस तरीके से क्या है कि रोटेशन होता रहेगा, तो जिससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है। उसके अलावा इनब्रीड सिस्टम जो मेथड है, हाइब्रिड सिस्टम जो आए, बीज जो है वो हाइब्रिड बीज आए। उसके अलावा सीज़न के बारे में भी कुछ धीरे धीरे रिसर्च हुआ कि कौन सा सीज़न कौन सी खेती के लिए अप्रोप्रिएट है, और कौन सी मिट्टी, कौन सा क्लाइमेट कौन सी खेती के लिए अप्रोप्रिएट है। तो ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, और खेती में यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। साथ ही साथ कुछ टूल्स भी यहाँ पे जो हैं खेती के, वो इन्वेंट किए गए, जिससे क्या है कि जो लेबर कॉस्ट है उसको बचाया जा सके। जैसे किसी काम को, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि पहले इन टूल्स का इस्तेमाल होता था काफ़ी सालों तक। ये हल जो है जोतने वाला, इसी से होता था, एक बैल के पीछे एक व्यक्ति लगाता था एक हल, और वो शाम तक जोतता रहता था, तब जाके वो कोई 1 एकड़ ज़मीन को जोत पाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके इस तरीके के हल बनाए गए, जिसमें ये देखो, ये बैल और घोड़े जो भी हैं, ये एक ही व्यक्ति इसके पीछे है, और यहाँ पे इसके अंदर अनाज डाल के ये एक साथ 10 या 12 हल को ये एक साथ जोत रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक तो ज़्यादा लोग नहीं लगेंगे जुताई में। जहाँ पे 5 लोग 7 लोग लगते थे, 10 लोग लगते थे, अब 1 या 2 लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हल एक साथ चल रहे हैं। और साथ ही साथ ये हार्वेस्टिंग के प्रोसेस भी कुछ नए नए टूल्स बनाए गए। तो ये जो चीज़ें इनोवेशन हुए, तो इससे क्या हुआ कि एक तो आपको वर्कर्स की ज़्यादा नहीं चाहिए काम करवाने के लिए। तो फार्म्स में अगर वर्कर्स नहीं चाहिए, पहले मान लो एक परिवार के 10 लोग काम करते थे एक खेत में, अब ये जो टूल्स अच्छे बन गए और ये खेती का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो मान लो यहाँ पे 5 ही लोग चाहिए, तो 5 बच गए। ये 5 लोग दूसरी जॉब की अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे 5 लोग जा सकते हैं वो एज ए वर्कर। ठीक है। अगर ये 5 लोग फ्री नहीं होते तो ये वर्कर कैसे बनते उन फैक्ट्रीज में, तो उनको कैसे सपोर्ट करते, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन कैसे हो पाता। तो इसीलिए इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने भी सॉरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। उसके बाद एक चीज़ और रही कि आप इनफ फूड क्रॉप्स उगा पा रहे हैं, खेती में आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ें आपके पास इनफ हो चुकी हैं। तो अब क्या कर सकते हैं आप इंडस्ट्रियल क्रॉप्स को भी ज़मीन में बो सकते हैं, क्योंकि आपके पास खाने का सामान तो हो गया है ऑलरेडी। तो आप कमर्शियल क्रॉप्स को बो सकते हैं, कॉटन, इंडिगो जैसी चीज़ों को, जूट जैसी चीज़ों को आप यहाँ पे बो सकते हैं, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको इकोनॉमिकल फ़ायदा भी हो, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए नहीं। तो ये चीज़ें जब उगाई तो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा था इंडस्ट्रीज़ को, और दूसरी तरफ लोगों को पैसा मिल रहा था, तो दोनों तरफ इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा था।
ठीक है, अब बात करते हैं जिस जिस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ग्रोथ करी, चेंजेस लेके आया, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो सबसे पहली इंडस्ट्री थी जिसमें रिवॉल्यूशन आना शुरू हुआ था। आप कहेंगे कि ये एग्रीकल्चर था, तो एग्रीकल्चर तो अलग आ गया ना, इंडस्ट्री से अलग आ गया, तो एग्रीकल्चर अलग है और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसमें टेक्सटाइल सबसे पहले शुरू हुआ। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इनोवेशंस हैं वो तो शुरू तो हो गए थे 1733 से ही लगभग। 1733 आप कहेंगे कि 1760 से तो पहले का आ गया, ये आपने 1760 बताया था, तो 1760 से पहले भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी इस टाइम पे। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि अचानक 1760 में शुरू हुआ, वही बात है। तो 1733 में जॉन के नाम के एक व्यक्ति ने व्हील शटल, या फिर इसको फ्लाइंग शटल भी बोलते हैं, नाम की एक तरीके से सिलाई मशीन जैसी मशीन बनाई थी। और मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ये है फ्लाइंग शटर। फ्लाइंग शटर में क्या होता था कि वेविंग प्रोसेस होता था, यहाँ पे धागा इसको लपेट के, और जैसे पहले एक व्यक्ति जितना काम 10 लोग जितना काम करते थे उतना अकेला कर पाता था, इतनी इसमें फास्ट वेविंग हो जाती थी, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा रेडिकल चेंज नहीं था। इसके बाद इसमें धीरे धीरे और चेंजेस आए, तो एफिशिएंसी तो इसने बढ़ाई। और जॉन के को इसका ये जरूर क्रेडिट जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो काम करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश की और इनोवेशंस करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था स्पाइनिंग जेनी। स्पाइनिंग जेनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्पाइनिंग जेनी इन्होंने बनाती थी 1764 में, जिसमें एक साथ 100 से ज़्यादा स्पाइंडल यहाँ पे इसमें काम में ले जाते थे, एक साथ रोटेट होते थे। तो ये देखिए, ये है स्पाइनल जेनी, ये दोनों स्पाइनल जेनी हैं। तो इसमें क्या है कि ये व्हील घूमता है, और यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्पाइनल हैं, और नीडल्स के ये जो धागे हैं इसमें एक से ज़्यादा, यहाँ पे 100 से ज़्यादा धागे एक साथ लगे हैं। तो कितना स्पीड से काम करेगी आप ये देख लीजिए। इस व्हील को रोटेट करोगे तो आपसे एक साथ 100 से ज़्यादा धागे आपको यहाँ पे मूव करेंगे। तो ये स्पाइनल जेनी थी। लेकिन इसमें भी क्या चाहिए? मैकेनिकल फोर्स चाहिए, कोई व्यक्ति इसको घुमाने वाला चाहिए, ठीक है। तो कितने लोग लगाने पड़ेंगे? बहुत सारी मशीनें हैं तो बहुत सारे लोग लगेंगे, और एक आदमी कितनी देर रोटेट कर पाएगा उसको, वो भी थक जाएगा। तो इसीलिए इसको भी घुमाने के लिए एक और मशीन बनाई गई जिसका नाम है पावर वाटर फ्रेम, ठीक है। तो वाटर फ्रेम जो है ये बनाया था रिचर्ड ऑर्कराइट ने। रिचर्ड ऑर्कराइट ने 1769 में बना दिया था इसको, और इसका काम ये था कि इस व्हील को घुमाना, ठीक है। तो इस व्हील को घुमाना है तो कैसे घुमाया जाएगा? तो बेसिकली वाटर फ्रेम जो है ये बनाई जाती थी किसी जो फैक्ट्री और जो भी इंडस्ट्री बनती थी इसकी, वो किसी नदी या लेक के किनारे बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वाटर चाहिए था उसके लिए। ये देखो एक रोटेशन है, रोटेरी मशीन है जिसमें पानी इस तरह से फ्लो होता है, तो ये व्हील घूमता है पानी के थ्रू। ये व्हील घूमता है तो ये गियर के थ्रू यहाँ से घूमता हुआ ये गियर्स घूमते जाते हैं, और वो व्हील जो हम व्हील स्पाइनल जेनी में दिखा रहे थे, स्पाइनिंग जेनी में, इस व्हील से कनेक्ट होके ये वाटर फ्रेम के थ्रू घूमता रहता था। जिससे क्या है कि एक से ज़्यादा मशीनें इससे अटैच करके इस सीरीज़ में और इसको घुमाया जाता था, जिसमें क्या है कि ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती थी। तो यहाँ पे लोग क्या करने चाहिए, वर्कर क्या करने के लिए चाहिए? सिर्फ धागा इसमें डालने के लिए, उसको बीच बीच में ऑब्जर्व करने के लिए, एक तरीके से देखने के लिए, प्रोसीजर देखने के लिए ही चाहिए। बाकी चीज़ें तो ये रोटेशन वाला काम तो यहाँ पे वाटर फ्रेम ही कर देता था। तो ये स्पाइनिंग जेनी जो थी इसमें आपको बहुत सारा एफिशिएंट थी ये, पहले के कंपैरिजन में। जो चरखा वाला जो मैंने सिस्टम दिखाया था ना, उससे तो बहुत ज़्यादा सैकड़ों गुना ये फास्ट काम कर रही थी स्पाइनल जेनी। तो ये जो 1830 तक का जो समय था ना लगभग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये कंप्लीटली मैकेनाइज हो चुकी थी ये पूरी इंडस्ट्री। तो सबसे पहली और सबसे जल्दी मैकेनाइज होने वाली इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद एडमंड कार्टवाइट ने एक और मशीन बनाई जिसको बोलते हैं पावर लूम। ये पावर लूम देखिए, पावर लूम और देख लीजिए, ये बना दी थी इन्होंने 1785 में। ये है पावर लूम, ठीक है। इसमें देखो काफ़ी सारी यहाँ पे गियर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे गियर्स लगे हुए हैं, जिसमें ऑपरेट करने वाला व्यक्ति जो है यहाँ से ऑपरेट करेगा इसको, तो वो बहुत
बड़े मास स्केल पे काम कर सकता है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे देखो चैम्बर लगे हुए हैं अलग अलग, जिसमें ये कपड़े की बुनाई वेविंग चल रही है। तो ये जो है पावर लूम बनाया गया जिससे और जल्दी ये जो सेक्टर है ये रिवोल्यूशनाइज हो गया। और उसके अलावा कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए एक और मशीन बनाई जिसको बोलते हैं कॉटन जिन। ये बनाई थी एली व्हिटनी, जो कि एक अमेरिकी इन्वेंटर थे 1793 में। तो इन्होंने कॉटन से रिलेटेड जो कपड़ा है उसको प्रोडक्शन करने के लिए ये मशीन बनाई थी। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्री जो है ये इसमें चेंज देखने को आपको मिलता है टेक्सटाइल में। ठीक है, ये तो रही पहली इंडस्ट्री की बात। अब बात आती है स्टीम इंजन की। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ना, वो था स्टीम इंजन का इन्वेंशन। कैसे? स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने कंप्लीटली इन जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इनको पावर दे दी एक तरह से। इसने मतलब एडेड पावर दे दी सब तरीके से, कि किसी में भी पावर चाहिए थी तो इनको स्टीम इंजन के लिए रोटेशन के लिए आपको व्हील रोटेट करना है तो स्टीम इंजन काम में आएगा। इसने ट्रांसपोर्टेशन में भी रिवॉल्यूशन ला के दे दिया। देखो स्टीम इंजन का काम क्या है? स्टीम इंजन का काम है स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्टीम कैसे मिलती थी? स्टीम मिलती थी पानी को गर्म करके, और पानी गर्म किया जाता था कोयले से। तो एक से एक प्रोसेस जुड़ता जाता था, और यही बॉइलिंग वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता था तो उससे एक पिस्टन मूव करता था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के प्रोसेस में। तो पिस्टन मूव करता था आगे पीछे, तो उससे जो पिस्टन से जुड़ा हुआ व्हील था वो टर्न होता था। तो देखिए ये है पिस्टन, ये पिस्टन ऊपर और नीचे ऐसे मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये व्हील घूमेगा, जिससे क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल पावर आपको जनरेट होकर मिलेगी। और व्हील जिससे भी कनेक्ट रहेगा वो मशीन भी घूमेगी, तो रोटेशन होगा। रोटेशन होगा तो आपको जिस भी चीज़ को घुमाना है वो रोटेट हो पाएगी, और रोटेट हो पाएगी तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पावर की तरह से। ठीक है, तो आप स्टीम इंजन, जिस स्टीम इंजन को आप जानते हैं वो है जेम्स वॉट का स्टीम इंजन। सभी जानते हैं कि जेम्स वॉट जो है स्टीम इंजन के फादर माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेम्स वॉट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया। पहले व्यक्ति जो थे वो थे थॉमस न्यूकॉमन। दोनों ही ब्रिटिशर थे वैसे तो, थॉमस न्यूकॉमन भी और जेम्स वॉट भी। थॉमस न्यूकॉमन ने 1712 में एक स्टीम इंजन बना दिया था। हालांकि ये स्टीम इंजन उतना बेहतर नहीं था, एफिशिएंट नहीं था जितना कि जेम्स वॉट का था वो, क्योंकि उन्होंने बाद में बनाया था और उन्होंने इनके स्टीम इंजन से काफ़ी कुछ सीख भी लिया था, उसमें चेंजेस भी करके देख लिए थे। तो इनका जो स्टीम इंजन था वो इसी प्रोसीजर पे काम करता था। स्टीम को पानी को बॉईल करना है, उससे स्टीम बनानी है, उससे पिस्टन घुमाना है, मूव करना है, और फिर रोटेट करना है व्हील को। ये प्रोसीजर सेम था। लेकिन पर्पज़ क्या था इस स्टीम इंजन को बनाने का? शुरुआत में माइनिंग्स के जो कुछ मालिक थे, जो माइनिंग करते थे, जो खदानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनको ये दिक्कत आती थी कि उनकी खदानों में कई बार पानी भर जाता था। उस पानी को निकालने में उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी, बहुत सारी लेबर कॉस्ट लग जाती थी। तो इस पानी को आसानी से बाहर निकाला जाया जा सके, इसलिए वो जेम्स वॉट ने उनके लिए समस्या का समाधान किया, और ये इंजन उसमें काम में लिया जाने लगा। ये न्यूकॉमन का स्टीम इंजन है। लेकिन बाद में जेम्स वॉट ने इस अनएफिशिएंट जो स्टीम इंजन था इसको और इम्प्रूव किया, इसकी डिज़ाइन को इम्प्रूव किया, और 1764 से लेके आगे चल के 1778 तक इन्होंने स्टीम इंजन पे काम किया, और उन्होंने बाद में पेटेंट भी करवा लिया। इसीलिए आज का जो स्टीम इंजन है और जो स्टीम इंजन काम में लिया गया आगे चल के भाप की ट्रेन में, वो जेम्स वॉट वाला ही था। तो ये जो इंजन था ये सब जगह इस्तेमाल किया जाने लगा फैक्ट्री में, जहाँ पे भी रोटेशन के लिए आपको व्हील चाहिए था। जैसे कि हमें उस पावर लूम में भी अगर व्हील घुमाना है तो यहाँ पे भी स्टीम इंजन लगाया जा सकता है। कोई भी व्हील है जिसको घुमाना है, यहाँ पे आप अगर यहाँ तो एक तरीके से वाटर फ्रेम लगा रहे हो, लेकिन इस व्हील को भी घुमाना है तो आप स्टीम इंजन के थ्रू घुमा सकते हैं। तो ये काम होने लग गया। ठीक है, तो उसके बाद इस स्टीम इंजन ने न केवल इस रोटेशन वाले प्रोसेस में, लेकिन बाद में स्टीम ट्रेन बोट, स्टीम बोट, इनमें भी काम किया। और उसके बाद ये जो ट्रांसपोर्टेशन था इसमें रिवॉल्यूशन ला दिया। आप देख लीजिए ये चीज़ कि 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन जो हैं इन्होंने पहली स्टीम इंजन ट्रेन बनाई। स्टीम इंजन इन्होंने पहला बनाया। आगे चल के इन्होंने स्टीम रॉकेट बनाई थी, वो आगे बताऊंगा मैं अभी, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1814 में इन्होंने पहला स्टीम इंजन बना दिया था,
जो कि स्टीम ट्रेन बना दी थी, सॉरी, उसी स्टीम इंजन की मदद से, ताकि इसमें स्टीम इंजन लगा सकें और ये जो व्हील हैं इनका रोटेशन जो है वो किससे हो सके, उस स्टीम इंजन के थ्रू हो सके। ठीक है, तो ये इन्होंने किया। तो ये आप जानते ही होंगे कि पहली जो ट्रेन बनी थी वो स्टीम इंजन के कॉन्सेप्ट पे बनी थी। ठीक है, बाद में अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेनें वगैरह वो सब चीज़ें तो बाद में बनी हैं। तो इसने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आई। ये ट्रेन जो है इसमें बहुत सारे लोग एक साथ, एक और गुड्स भी जो हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे और बड़ी संख्या में जा सकती थी। और 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने, एक और व्यक्ति थे, ब्रिटिशर्स ही थे ये, इन्होंने पहली स्टीम बोट बनाई। और स्टीम बोट ये स्टीम के कॉन्सेप्ट पे चलती थी। ये व्हील जो है ये स्टीम से चलता था, घूमता था, और उसके थ्रू जो है ये बोट आगे मूव करती थी। तो ये जो चीज़ है वाटरवेज को कनेक्ट करने के लिए इसने भी बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आया। तो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे और भी डिटेल में, तब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की ही बात कर लेते हैं चलो सबसे पहले, कि रिवॉल्यूशन इसमें कैसे हुआ। तो देखिए, कोई भी इंडस्ट्री जो है उसमें सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करती है हमेशा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आपको ट्रेड करना है, रॉ मटेरियल को लाना है, या अपने माल जो आपने बनाया हुआ है, जो भी सामान आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको आपको सेल करना है। तो दोनों ही केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो भी फास्ट चाहिए। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन चाहिए। तो उस समय आपको पता है एयरवेज तो थे नहीं, वो तो राइट ब्रदर्स ने 20th सेंचुरी में जाके आगे बनाए हैं, वो तो दूसरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बने हैं। लेकिन 3 रास्ते तो पहले भी थे। एक तो सड़क के रास्ते थे, रोडवेज थे, रेलवेज बन चुका था और वाटरवेज बन चुका था। ठीक है, तो इन तीनों रास्तों को इम्प्रूव करना था, इन तीनों रास्तों के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसको बेहतर बनाना था। तो इसीलिए उस समय ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा पैसा अपनी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में लगाया। ठीक है, और लोकोमोटिव्स की भी सुधार करने में पैसा लगाया, कि उनके ऊपर पैसा लगाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। फिर उसके अलावा कैनाल्स बनाई गई, आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाई गई, इसके ऊपर उन्होंने खूब पैसा लगाया। कैनाल्स क्या है, मैन मेड वाटरवेज हैं। देख लीजिए, जैसे ये सुएज कैनाल वाला मैंने बना रखा हुआ है यहाँ पे। तो सुएज कैनाल आपको पता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। ये रास्ता कितना आसान हो जाएगा, जैसे ब्रिटेन को अगर इंडिया तक पहुंचना था इस केप ऑफ गुड होप के थ्रू, तो इनको लगभग 13,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। जब से सुएज कैनाल बना दी, लगभग 7,500 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। कितना हो गया, लगभग आधे के आसपास रास्ता तय करना पड़ता है। क्या पहले यहाँ पे ज़मीन ही हुआ करती थी, यहाँ पे पानी का रास्ता नहीं था। फिर क्या हुआ, यहाँ पे खुदाई करके एक कैनाल बना दी गई। तो ये मैन मेड कैनाल है। तो ऐसा नहीं है कि कैनाल पहली बार बन रही थी, इसी रिवॉल्यूशन के दौरान पहले कोई कैनाल नहीं बनी, नहीं, एंशियंट टाइम से कैनाल बनती आ रही थी। लेकिन अब ये जो कैनाल बनाने का प्रोसीजर है इसको बढ़ा दिया गया, ताकि ट्रेड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। पहले कैनाल बनाने का मकसद एग्रीकल्चर में सिंचाई वगैरह का कारण हुआ करता था, अब इसका जो मकसद है वो मेन हो गया था ट्रेड को एफिशिएंट बनाना, ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट करना, ये हो गया था। तो ये जो समय इसको कैनाल मैनिया भी कहते हैं कई बार, क्योंकि 1750 के बाद लगभग 1850 तक लगभग बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई ब्रिटेन में। 20 मिलियन रुपीस खर्च किए गए, यूरोज खर्च किए गए उस समय ब्रिटेन के द्वारा। और जेम्स ब्रेंडली और थॉमस टेलफोर्ड, ये 2 व्यक्ति थे जो इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स बनाने में ब्रिटेन की मदद करी। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटरवेज को बेहतर बनाया गया। उसके बाद रेलवेज में आपको जानते हैं कि भारत को रेलवेज देने का क्रेडिट भी ब्रिटेन को जाता है। एक चीज़ उन्होंने अच्छी दी भारत को, वो थी रेलवेज। उसके अलावा वो भारत से सब कुछ ले गए, बहुत सारी चीज़ें ले गए और भारत को बहुत पीछे धकेल गए। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी उन्होंने भारत का नुकसान पहुंचाया, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, तो पहली रेलवे जो लाइन थी, वो जो रेलवे शुरू हुई वो 1825 में शुरू हुई, स्टॉकटॉन और डार्जिंगटन में। ठीक है, 1814 में बन गई थी ना, स्टीफनसन ने बना दिया था, रेलवे ट्रेन बना दी थी पहली। लेकिन वो ट्रेन जो चल रही थी वो बहुत स्लो थी, बहुत फास्ट नहीं थी, बहुत एफिशिएंट नहीं थी, और बहुत ज़्यादा लोगों को कैरी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद जॉर्ज स्टीफनसन अपने एक नए मॉडल के साथ आए, जिनको बोलते हैं स्टीफनसन रॉकेट, जो 1829 में बना। ये है स्टीफनसन का रॉकेट, जो कि थोड़ा फास्ट था, इसका वेट कम था इन लोकोमोटिव्स का। उसके अलावा इंजन जो है वो और ज़्यादा सुपीरियर था, बहुत, ये थोड़ी फास्ट चलती थी। तो आज का जो रॉकेट है वो नहीं, जो ऊपर जाता है वो वाला रॉकेट नहीं, ये रॉकेट, इसको बोला गया स्टीफनसन रॉकेट, क्योंकि ये फास्ट मूविंग था।
उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि ये रेलवेज पे लोगों का भरोसा हो गया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी रेलवेज को काफ़ी फंडिंग दी ताकि जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन बिछ सकें, और उसके बाद उनका जो जो रॉ मटेरियल है और जो उनकी गुड्स की जो सप्लाई है वो थोड़ी फास्ट हो सके, और इसके लिए उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से रिवॉल्यूशन आया। उसके बाद कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है आपको कि 1837 में सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत करी। टेलीग्राफ अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था उस समय, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम ज़्यादा थे नहीं। तो उसके बाद 1866 तक खूब टेलीग्राफ की लाइनें बिछाई अटलांटिक ओशन में ब्रिटेन ने, और 1866 तक कंप्लीट कर ली। अब तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेट के लिए फाइबर केबल्स बिछ गई हैं, और पूरा आपको जितने भी ओशंस हैं सब में आपको फाइबर केबल्स का जाल दिखेगा। ठीक है, लेकिन उस समय टेलीग्राफ सर्विस हुआ करती थी, मेन वही सर्विस थी जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, उसके बाद 1837 में ही पोस्टल स्टाम्प सर्विस भी शुरू हुई। पोस्टल स्टाम्प सर्विस शुरू हुई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी कदम था। और 1876 आते आते तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पेटेंट करवा दिया था। तो टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल आप जानते ही हैं, ये 1876 में हुआ। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन की फील्ड में भी आपको बहुत सारे इन्वेंशंस और बहुत सारे रिवॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे, जो एक तरीके से बड़े कदम थे। अब बात कर लेते हैं आयरन इंडस्ट्री में। तो आयरन जो है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट मेटल जो है वो आयरन है, क्योंकि जितने भी टूल्स बनते हैं वो आयरन के बनते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन एक तो स्ट्रॉन्ग मेटल है, साथ ही साथ चीप और इजीली अवेलेबल मेटल है। तो इसीलिए आयरन बहुत एसेंशियल होने की वजह से ही ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का जो सेटअप होता था वो ऐसे होता था जहाँ पे आयरन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। अब मैंने कहा था कि आयरन और कोल इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल था, लेकिन अवेलेबल होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। अब अभी तक आयरन स्मेल्टिंग के जो प्रोसेस थे, आयरन स्मेल्टिंग जो मतलब भट्ठी के थ्रू आयरन के इम्प्योरिटीज़ को दूर करके उनको बेहतर बनाया जाता है ना, आयरन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है पिघला के। ठीक है, तो वो इतने अच्छे प्रोसीजर आए नहीं थे, इतनी अच्छी अप्रोच और इतनी साइंटिफिक अप्रोच पता नहीं थी। तो इसीलिए जो आयरन की जो इंडस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा ग्रो करी नहीं थी, इतना ज़्यादा आयरन निकाल नहीं पा रहे थे। वो रिजर्व्स पड़े थे लेकिन उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहा था इंग्लैंड। ठीक है, तो शुरुआत में जो आयरन की जो इंडस्ट्री थी इस रिवॉल्यूशन से पहले, वो सारी ऐसी जगह होती थी जहाँ पे वाटर, लाइमस्टोन और चारकोल इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि भट्ठी बनाने के लिए और स्मेल्टिंग प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अच्छा खासा रिजर्व होने के बाद भी इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही कम थी, क्योंकि इनके पास जो आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस थे वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुके थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें भी रिफॉर्म्स आई। साल 1709 में डार्बी नाम के एक व्यक्ति थे, ये ब्रिटिशर्स थे। इन्होंने आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट किए। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने आयरन को बेहतर बनाया, लेकिन ये अभी भी ब्रिटल था। ब्रिटल यानी भंगुर था, टूट जाता था इजीली। उसके बाद धीरे धीरे और रिफॉर्म्स आते गए, छोटे मोटे रिफॉर्म्स, और इस भट्ठी में और जो चेंजेस किए आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस में वो किए। और 1867 में पहली बार आयरन की रेल बनाई गई, पटरियाँ बनाई गई। ठीक है, तो इसका मतलब पटरी बनाई गई तो आयरन की क्वालिटी तो थोड़ी ठीक हुई है ना। पहले लकड़ी की बनती थी जो कि ज़्यादा लंबी चल नहीं सकती थी, तो आयरन की रेल बनाना इंपॉर्टेंट था। और फिर धीरे धीरे इसको और किया गया। हेनरी कोट नाम के एक और व्यक्ति थे जिन्होंने पुडिंग और रोलिंग टेक्निक के थ्रू ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं आयरन में इसको और ज़्यादा कम किया, तो काफ़ी प्योरीफाई किया इन्होंने। और ये जो प्रोसेस था ये काफ़ी इसमें रिवॉल्यूशनरी था, जिसमें लार्ज स्केल पे प्योर आयरन अलग अलग क्वालिटी का यहाँ पे निकाला जा रहा था। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर था आयरन इंडस्ट्री में, ये आपको दिखेगा कि 1700 से लेके 1850 में अगर जाते हैं यूरोप में, ब्रिटेन में, तो इन 150 सालों में प्रोडक्शन में आप चेंज देखिए कि 12,000 मीट्रिक टन से 2 मिलियन मीट्रिक टन तक पर ईयर प्रोडक्शन करने लग गया था ब्रिटेन। तो बहुत ज़्यादा आपको चेंज दिख रहा है, एक तरह से आपको दिख रहा है रेडिकल चेंज। 12,000 और कहाँ 2 मिलियन, 2 मिलियन यानी 20 लाख मीट्रिक टन यहाँ से आयरन प्रोडक्शन हो रहा था। अब ये तो हो गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो रिवॉल्यूशन हुए, जो इनोवेशंस हुए, इन्वेंशन हुए, उनकी बात। अब बात करते हैं इनके इम्पैक्ट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके इम्पैक्ट, बहुत। अब देखते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जो कि अपने आप में लोगों के
काम करने के तरीके को बदल रहा था। तो इसने सिर्फ इंडस्ट्री को ना चेंज करके लोगों की लाइफ को चेंज किया, चाहे वो पॉलिटिकल वे में देख लीजिए, आप इकोनॉमिकल वे में देख लीजिए, और यहाँ पे आप और देखेंगे तो और भी स्तर पे, हर लेवल पे इन्होंने सोशल लेवल पे भी चेंज किया। तो उसके बहुत सारे जो इम्पैक्ट हैं वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। अब देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव देखिए, अब पहला पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ही लिए हैं मैंने। तो जो एक दूसरे से लेने मतलब सिमिलर हैं उनको साथ में लिया है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ पे दूसरी फील्ड में जाके जॉब कर सकते थे, क्योंकि एक वर्किंग क्लास डेवलप हो रही थी, लेबर क्लास, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डेवलप हो रही थी। पहले लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, है ना। अब उन लोगों के पास फैक्ट्रीज़ में और मिल्स में जाके काम करने का अपॉर्चुनिटी थी, तो ये पॉजिटिव था, ठीक है। और जो पहले वो जितना पैसा कमाते थे अपने खेतों से, उनसे ज़्यादा उनको वेजेस मिल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी खेती बाड़ी को छोड़ के वो इन फैक्ट्रीज़ में काम करना चाहते थे। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा भी हुआ है कि फूड शॉर्टेज है उसकी कमी हुई, क्योंकि पहले खेतों में जो प्रोडक्शन करने वाले लोग ज़्यादा थे, अब ये लोग इसकी तरफ मूव करने लग गए कि वो दूसरी जॉब में जाना चाहते थे एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी में उनको ज़्यादा पैसा बेनिफिट दिख रहा था। तो जो प्रोडक्शन करने वाले किसान थे उनकी कमी हो गई, तो प्रोडक्शन कम हो गया। उसके बाद नई तरीके की जॉब यहाँ पे क्रिएट हुई, जैसे कुछ सुपरवाइजर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, मैनेजर्स हैं, इन्वेंटर्स हैं, है ना, और बैंकर्स हैं। ये लोग यहाँ पे इमर्ज हुए। एक तरीके से एक नई मिडिल क्लास यहाँ पे इमर्ज हो रही थी, और इसकी वजह से क्या है, कई नई तरीके की जॉब भी इन्वेंट हुई, लेकिन बहुत पुरानी तरीके की जॉब गई भी। मैंने क्या कहा था, पहले जो क्राफ्टमैन घरों में काम करते थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, अब वो तो ख़त्म हो रही थी ना, कुटीर उद्योग तो ख़त्म हो ही रहे थे। और ये चीज़ आप देखिए, इंडिया में देखिए, गांधी जी ने चरखा चलाने की बार बार बात करी। उन्होंने कुटीर उद्योगों पे, लघु उद्योगों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात करी कि जो ब्रिटेन यहाँ पे ज़बरदस्ती अपने सामान को बेचने के लिए हमारी इंडस्ट्री को डी इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि उससे क्या है कि उन्होंने अपनी मार्केट को कैप्चर कर लिया, उन्होंने इंडिया के मार्केट को पूरी तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहा था, यहाँ पे वो अपना किसी और को इंडस्ट्री लगाने भी नहीं दे रहे थे। और यहाँ के जो छोटे कुटीर उद्योग थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसको उन्होंने पूरी तरह से फेल कर दिया, क्योंकि वो अपना अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट ला के यहाँ पे बेचना चाहते थे जो मशीनों से बना हुआ था। तो भारत की इंडस्ट्री को उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइज किया, जिससे यहाँ के जो लोग अपना कमा के खा रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू, उनकी जो आर्थिक हालत है वो ख़राब हो गई। तो ये इसका नेगेटिव दिख रहा है दोनों, ये पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। उसी तरीके से आपको दिखेगा कि जब लोग शहरों, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, वो शहरों की तरफ थी, शहरों के पास थी। इसीलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले लोग गाँव में ही रहना पसंद करते थे, शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा थी नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था, शहरों में फूड ग्रेन्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते थे, क्योंकि गाँव से ही उनको भेजना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन इतना था नहीं। तो वहाँ पे रहने का उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव था नहीं, कारण पर्पस था नहीं। लेकिन अब ये अर्बनाइजेशन शुरू हो गया, क्योंकि ये लोग कंपनीज़ में जाना चाहते थे। इसमें क्या हुआ कि नई सिटी प्लानिंग शुरू हुई, बड़े बड़े शहर बनने लग गए, म्यूनसिपाल्टीज़ बनने लग गई, जिनसे क्या है कि वहाँ पे बेहतर एक तरीके से सुविधाएं बढ़ने लग गई, वहाँ पे एक तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लग गया। बेसिकली यहाँ पे समहाउ आपको दिखेगी कि लाइफस्टाइल जो है लोगों की वो बेहतर होनी कहीं ना कहीं शुरू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की लाइफस्टाइल बेहतर हो रही थी। जो अच्छा कमा रहे थे, जो अच्छा, जो ऊपर वाली क्लास थी ना, जो मैंने बता रहा था, जो टेक्नीशियंस हैं, मैनेजर्स हैं, ये तो कमा रहे थे अच्छा, तो इनकी तो लाइफस्टाइल अच्छी हो रही थी। लेकिन आपको वो लोग भी दिखेंगे जो कम स्किल वाले लेबर क्लास हैं, तो उन लोगों की लाइफस्टाइल इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा रेंट पे नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो शहरों के अच्छे घरों में नहीं रह पाते थे, उनको झुग्गियों में रहना पड़ता था। नए स्लम्स बनने लग गए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि स्लम्स में गंदगी रहती थी, जिनकी वजह से बीमारियां भी हो जाती थी। यहाँ पे डिजीजेस दिखेंगे, एपिडेमिक्स दिखेंगे, लोगों की हालत ख़राब दिखेगी, जिसके लिए उनको कोई इंश्योरेंस और नहीं मिलती थी, अच्छी मेडिसिन भी नहीं मिल पाती थी, तो बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे।
ठीक है, उन बीमारियों की वजह से। तो ये इनके नेगेटिव भी हैं। अर्बन पोल्यूशन भी बढ़ेगा क्योंकि उस समय एक तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन था वो कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, तो कोल की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ और उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया। रिवर्स में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक ये भी है कि यहाँ पे देखो, लोगों के पास पैसा था और उनके पास अच्छी चीज़ें थी, मतलब फूड ग्रेन्स भी अवेलेबल थे, तो यहाँ पे दिखेगा, अच्छी मान लो बुरी मान लो, लेकिन पॉपुलेशन जो है 140 से 463 मिलियन हो चुकी थी साल 1914 तक। 1750 में 140 मिलियन थी और वर्ल्ड वॉर से पहले, इसके बाद तो एक बार और डिप आएगा नीचे क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे ब्रिटेन में, 463 मिलियन लोग हो चुके थे ब्रिटेन में साल ये यूरोप में सॉरी साल 1914 तक। तो इतनी पॉपुलेशन बढ़ी ये लगभग 150 सालों में, 160 सालों में। और उसके बाद देखते हैं कि सोशल क्लास में भी यहाँ पे आपको दिखेगा कि चेंज। तो 3 तरीके की क्लास अब यहाँ पे बन चुकी थी। एक तो हायर क्लास, जो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसा था रियल में, और जो कि कैपिटलिस्ट थे जिनके पास सारी पूंजी का अधिग्रहण था, जो फैक्ट्री का सेटअप लगा रहे थे, कैपिटलिस्ट थे। उसके बाद उनके अंडर जो टेक्नीशियन और जो सुपरवाइजर्स और जो मैनेजर वगैरह जो लोग काम करते थे, जो क्वालिफाइड वर्कर्स थे, है ना, लॉयर डॉक्टर्स वगैरह थे, ये मिडिल क्लास का हुआ। ये भी आपको राइज दिखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान। फिर एक तीसरी क्लास थी जिसको बोलते हैं प्रोलेटेरिएट्स। प्रोलेटेरिएट तो मतलब ये शब्द आगे चल के बना था सोशलिज्म के टाइम पे, लेकिन ये फैक्ट्री वर्कर्स थे, फार्मर्स थे, जो निचले तबके के लोग थे, जो गरीब थे, ठीक है, उनकी बात है। तो ये आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्लास डिफरेंस भी दिखेगा, क्लास डिफरेंस जो इमर्ज हुआ ना इस वजह से, क्योंकि लोगों के बीच में एक तरीके से इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी आ गई, इनके स्किल्स की वजह से भी और उनके जो सिस्टम में जो एक परिवर्तन आया उसकी वजह से भी, ठीक है। उसके बाद ये है कि पॉजिटिव देखिए, एक ये है कि बहुत सारे वर्कर जो थे, एक ही प्रोफेशन के जो लोग थे वो साथ में आए, उन्होंने एक ही फैक्ट्री में, एक ही मिल में वो काम कर रहे थे, तो उनसे उनके स्किल भी इम्प्रूव हो रहे थे, उनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही थी, नई चीज़ें भी सीखने को मिल रही थी। और आपको एक तरीके से यहाँ पे वो भी दिखेगा कि जो भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कोई ब्रांड है, कोई काम होता है, तो एक ही तरीके की चीज़ें आपको दिखेंगी, है ना। तो मान लो पोट्री बनाने वाले लोग हैं, 5 अलग अलग लोग हैं, अपने घरों में बनाते हैं, तो पांचों की पोट्री आपको अलग अलग दिख सकती है, सबका एक अपना करने का तरीका है। लेकिन फैक्ट्री में मशीनों से चीज़ें बनती थी, तो सबकी एक तरीके से ब्रांडिंग जैसी हो जाती थी, सबका सामान एक जैसा सा दिखता था आपको, है ना। तो वो आपको स्टैंडर्डाइजेशन भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। फिर है दूसरी चीज़ें ये हैं कि साथ में काम करते थे तो एक्सप्लॉयटेशन भी होता था, साथ में काम करने वाला फ़ायदा था। वैसे ही बहुत सारे जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस थी वो बहुत लो थी, जो लोअर वर्कर थे उनकी वेजेस बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी टाइम उनको लॉन्ग वर्किंग हाउस थे, उनको 14-15 घंटे तक काम करना पड़ता था इन फैक्ट्रियों में। उनको कोई प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं मिलते थे, किसी तरीके का कोई प्रोटेक्शन नहीं था मशीनों पे और टूल्स पे, उनको डायरेक्ट काम करना पड़ता था। उनकी आँखों को, उनकी बॉडीज़ को कई बार नुकसान भी हो जाता था, क्योंकि उस समय इतने ऐसे चीज़ें आई नहीं थी जो प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें नहीं थी। और कई ऐसी अनएथिकल वर्किंग प्रोसीजर थे जिनमें काम करते टाइम बहुत सारे मज़दूरों की डेथ भी हो जाती थी और उनको कोई किसी तरीके का मुआवजा भी नहीं मिलता था। उनकी लिविंग कंडीशन थी वो भी ख़राब थी, ज़्यादा अच्छी थी नहीं, झुग्गियों में रहते थे जिनसे एपिडेमिक्स जैसी चीज़ें हो जाती थी, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती थी और उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, किसी तरीके की कोई उनको इंश्योरेंस नहीं मिलती थी। तो ये भी चीज़ें थी कि जो वर्किंग जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं इन वर्कर्स के लिए। और उसके अलावा चाइल्ड लेबर की भी चीज़ें आपको यहाँ को देखने को मिलेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स थे, जो मेन थे, उनको तो पूरा पे करना पड़ता था, लेकिन औरतें और बच्चे जो थी उनको ये कम पे करते थे, और कम पे करते थे इसलिए चाइल्ड लेबर आपको यहाँ को ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये वर्कर्स इनको चाहिए थे। एक चीज़ और है वो है स्लेव्स। तो स्लेव्स का ट्रेड जो है उसका भी इजाफा हुआ यहाँ से, क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि वहाँ पे कम से कम, जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते थे कि कम से कम खर्चे में उनका माल बन के तैयार हो जाए, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाए, तो वो स्लेव्स ले आते थे जिनको पे नहीं करना पड़ता था। उनको एक बार के लिए पेमेंट किया और स्लेव्स को ख़रीद के ले आए वो अफ्रीका से, ठीक है। ये चीज़ भी हुई, तो स्लेव्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो मतलब उनको ख़रीदने में, स्लेवरी बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिर एक चीज़ और आती है कि ये जितनी भी इंडस्ट्री बनी थी, इनमें शुरुआत में किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा पैसा, कैपिटल रिसोर्स चाहिए। कैपिटल रिसोर्स किसके पास था? जो बड़े कैपिटलिस्ट थे, जिनके पास बहुत पैसा था पहले से था।
तो जो एडवांटेज मिला वो तो कैपिटलिस्ट को मिला। और आप जानते हैं कैपिटलिज्म की धारणा किस चीज़ पे चलती है कि जितना भी हो प्रॉफिट बनाना है उनको। इस चीज़ से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का या नहीं होना चाहिए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो तो होता रहे। उनको इस चीज़ से मतलब है कि उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आप देखेंगे कि अनएथिकल ही है काफ़ी हद तक। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कैपिटलिज्म कम्प्लीटली ही अनएथिकल है, लेकिन ये सोच जो है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की रहा करती थी और अभी भी होती है, ये गलत थी। जिसकी वजह से क्या है कि ये जो रिसोर्सेज थे वो बहुत कम लोगों के पास थे, उनके पास उसका कंट्रोल था, जिससे बहुत ज़्यादा वेल्थ में अनडिस्ट्रीब्यूशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक क्रोनिक कैपिटलिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये आगे चल के आज तक आप इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि बहुत 1% लोगों को बोलते हैं द 1%, 1% लोगों के पास इतनी पूंजी है कि मतलब बाकी दुनिया के पास नहीं है। इतनी पूंजी 1% लोगों के पास होती है ना। दुनिया भर में इतनी वो हालत है कि इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का। और जो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्कर्स का, ये जो प्रोलेटेरिएट्स का, तो उसकी वजह से उनके राइट्स के लिए लड़ने के लिए उन्होंने यूनियंस बनाई, जो मजदूर यूनियन बनी, वर्कर्स की यूनियन बनी। और उसी के बाद एक नई धारणा भी बनी सोसाइटी में जिसको बोला गया सोशलिज्म, जो कि बात करती थी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस की, कलेक्टिव ओनरशिप की बात करती थी ये धारणा, जिसमें कार्ल मार्क्स जैसे लोगों ने सोशलिज्म के ऊपर बात करी। उसके बाद आपको आगे चल के रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, इसकी वजह से आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था रशियन रिवॉल्यूशन में। रशिया में आपको पता है आगे चल के कम्युनिज्म की सरकार बनी, जो कि सोशलिज्म का ही एक आगे का एक्सट्रीम फॉर्म है ना। तो ये भी चीज़ किसकी वजह से हुई? देखो सोशलिज्म शुरुआत में बहुत ही एक ऐसा आइडिया था जो लोगों को बड़ा हिप्नोटाइज कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था, और बहुत लोग इससे प्रभावित थे कि इसमें भाई इक्वलिटी की बात हो रही है, राइट्स की इक्वलिटी की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। हालांकि इसमें भी कुछ प्रो एंड कॉन्स थे, अच्छी भी चीज़ें थी, बुरी भी चीज़ें थी, जो कि बाद में जाके समझ में आई लोगों को कम्युनिज्म में जो खामियां थी। लेकिन ये चीज़ राइज हुआ, ये सोशलिज्म जो है इसका मेन फैक्टर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोशलिज्म राइज हुआ, क्योंकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लोगों को दिख रहा था कि कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, उन लोगों ने सोशलिज्म की भी बातें करी। तो ये सब चीज़ें थी जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से हुई। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।